हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में अब हम पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स और देखते हैं कुछ डिटरमाइनर्स के यूजेस। इसमें सबसे पहला है सम का यूज़ हम देखते हैं। सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मात्रा बताने के लिए किया जाता है। टू शो क्वांटिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम सम लगाते हैं। देखें एग्जाम्पल, दे बॉट सम हनी, उन्होंने थोड़ा शहद खरीदा। वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ के लिए सम लगा है और ऊपर वाले सेंटेंसेस में थोड़ा के लिए सम लगा है। अगला रूल है, ऐसे प्रश्नों में सम का प्रयोग किया जाता है जिसमें सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा हो। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच नीड्स पॉजिटिव आंसर, मतलब मुझे मालूम है कि आप हाँ ही बोलोगे, मैं ले लूँ क्या, मैं कर लूँ क्या, तो ऐसे में आपको सम लगाना है। देखते हैं ज़रा। डिड सम ऑफ यू कम हेयर, क्या आप में से कोई यहाँ आएगा। हैव सम ऑफ यू टेकन फूड, क्या आप में से किसी ने खाना खाया। मतलब मुझे इस उत्तर की अपेक्षा है कि आप हाँ ही बोलेंगे। नेक्स्ट रूल है, विनम्र प्रार्थनाओं में हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम ब्रेड, क्या आप थोड़ी सी ब्रेड लेंगे। कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी टाइपिंग कर देंगे। तो यदि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप सम लगा सकते हैं, थोड़ा या कुछ के अर्थ के लिए। नेक्स्ट रूल है, यदि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नंबर के साथ सम का प्रयोग हुआ हो तो यह किसी अज्ञात के अर्थ को व्यक्त करता है। अज्ञात मतलब जिसको आप नहीं जानते। इफ सम इज यूज्ड विद अननोन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अननोन जिसको आप नहीं जानते, ऐसा सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तब इससे पता चलता है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आप नहीं जानते। जैसे सम इडियट हैज पार्क्ड हिज कार आउटसाइड ऑफ माई गैरेज, किसी मूर्ख ने मेरे गैरेज के सामने कार खड़ी कर दी है। समवन हैज टेकन अवे माई बुक, कोई मेरी किताब ले गया है। कौन ले गया है मैं नहीं जानती। तो इसमें अज्ञात है दोनों, कौन मूर्ख है जिसने गाड़ी पार्क की है वो भी अज्ञात है, और कौन मेरी किताब ले गया है वो भी अज्ञात है। तो इस तरह इसके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सम का। यदि आपको किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो आप सम के साथ समवन लगा सकते हैं, समवन हैज़ टेकन अवे माई बुक। और अगर आप किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप समथिंग लगा सकते हैं। ऐसा ही एनी के साथ भी होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं, एनी का यूज़ समझते हैं। एनी का नॉर्मली अगर आप यूज़ देखेंगे तो ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, नकारात्मक अर्थ देने के लिए, यानी नेगेटिव सेंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए, या फिर उसमें कुछ भी नेगेटिव क्वांटिटी हो, थोड़े मात्रा में हो लेकिन हो। एग्जाम्पल देखें, आई हैव नॉट एनी वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। दे डिड नॉट डू एनी गोल, उन्होंने कोई भी गोल नहीं किया। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी कुछ या थोड़ी मात्रा के लिए आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली आदि शब्दों के साथ। हार्डली, स्कार्सली और बेयरली ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, और इन शब्दों के साथ कुछ मात्रा बताने के लिए आपको एनी का प्रयोग करना है। जैसे आई हैव हार्डली एनी टाइम टू स्पेयर, मेरे पास बहुत मुश्किल से बचाने के लिए एकदम थोड़ा सा समय है, बचाने के लिए या बिताने के लिए। तो ऐसे में आप एनी लगाते हैं। नेक्स्ट है विदाउट के साथ। विदाउट के साथ जब आप एनी लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है कुछ नहीं। ही क्रॉस्ड द वॉल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, उसने बिना किसी तकलीफ के दीवार पार कर ली। ही गॉट सक्सेस विदाउट एनी हार्ड वर्क, उसे बिना किसी कठिन मेहनत के सफलता मिल गई। यानी विदाउट के साथ आप एनी लगा रहे हैं तो यहाँ पर एनी का अर्थ हो गया कुछ नहीं। हैव यू गॉट एनी मनी, क्या आपको कुछ पैसे मिले। डिड ही कैच एनी फिश, क्या उसने कोई मछली पकड़ी। यहाँ पर भी आप देखिए एनी का अर्थ कुछ ही हो रहा है। यदि देयर, आप कोई सेंटेंस देयर से बना रहे हैं और देयर के बाद आपको एक ऐसी स्थिति समझ में आती है जो कि डाउटफुल है, आपको संदेह है कि यदि ऐसा है कि नहीं है, तो ऐसे में भी आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ यू नीड मोर मनी या इफ़ यू नीड एनी मनी,
प्लीज़ लेट मी नो। यहाँ पर मोर के साथ आप एनी भी लगा सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी मनी प्लीज़ लेट मी नो। यदि तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी पेट्रोल इन द टैंक। मैं नहीं सोचती कि टैंक में थोड़ा सा भी पेट्रोल है। तो थोड़ा सा या कुछ के लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एनी लगता है। अगर आप काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ एनी का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी के साथ साथ कोई भी अर्थ भी लग सकता है। जैसे एनी बुक अबाउट एडवेंचर विल डू। कोई भी रोमांचक किताब यह कार्य कर सकती है। आप किसी भी बाइक में ट्रैवल कर सकते हैं। इन एनी बाइक यू कैन ट्रैवल। बाई एनी बाइक यू कैन ट्रैवल। तो कोई भी के अर्थ में यहाँ पर एनी लगता है। एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के मायने आपको किसी भी डिक्शनरी में मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, वन और थिंग का यूज़ आप व्यक्ति या वस्तु के लिए आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल और लिटिल का प्रयोग बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है ये, जब भी आप इसको समझ रहे होते हैं कि कहाँ हमको अ लिटिल लगाना है और कहाँ लिटिल लगाना है। तो आइए देखते हैं, पहले लिटिल को समझते हैं। लिटिल का प्रयोग होता है नहीं के बराबर, बहुत अल्प या नगण्य मात्रा। मतलब कोई चीज़ आपके पास है लेकिन इतनी ज़्यादा कम है कि उससे ज़रूरत भी पूरी नहीं हो सकती। तो अगर आप इसको समझते हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर धन है। और अगर आप कोई पॉजिटिव आइडिया बताना चाहते तो वहाँ पर लिटिल नहीं लगेगा, ए लिटिल लगेगा। पॉजिटिव मतलब हाँ मेरे पास थोड़ा सा है यानी मेरा काम उतने में चल जाएगा, तो वहाँ पर आपको अ लिटिल लगाना है। लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। अ लिटिल जो है या थोड़ा सा, कुछ के मात्रा में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ रखता है। ये बात आप ध्यान रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल लगेगा और काउंटेबल के साथ फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो अ लिटिल जो है वो सकारात्मक अर्थ रखता है, मतलब ये बताता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा है। और अगर आप खाली लिटिल लगाते हैं तो वो ये बताता है कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बहुत ही थोड़ा है। ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ धन है। इसमें कहीं कहीं पर द लिटिल का भी यूज़ करते हैं। तो द लिटिल का अर्थ ये होता है कि जितनी थोड़ी मात्रा मेरे पास है वो पूरे का पूरा यूज़ हो जाएगा, और जो थोड़ी मात्रा है उसमें से पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है पर उस सब का सब। जैसे आई यूज्ड द लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पैसा था और उसमें से जितना भी पैसा था मैंने सबका सब यूज़ कर लिया। ठीक है, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, लेकिन द लिटिल जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थों में आता है। अगर आपके पास पैसा था, आपने सबका सब खर्च कर लिया पर आपको और ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस है। और अगर सबका सब खर्च कर लिए हैं आप और उसमें से कुछ भी बचा नहीं है तो ये आगे आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव है। जैसे देखिए, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जितने पैसे से उसमें से मैंने थोड़ा सा पैसा खर्च किया, ये पॉजिटिव अर्थ देता है। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सबके सब खर्च कर दिए, नेगेटिव है। द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, जो पैसे मेरे पास थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये भी नेगेटिव अर्थ रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़। वैसे इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम है। लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं और फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, मगर फिर भी आप इसको देख लीजिए एक बार। फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल है लेकिन एकदम नहीं है, तो उसके लिए आपको फ्यू लगाना। आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी, मैं लगभग नहीं के बराबर। आई डिड नॉट रीड बुक्स, मतलब इसका अर्थ यह है कि मैंने बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ी हैं, नहीं के बराबर संख्या में मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं। पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होता। पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आपको अ फ्यू लगाना पड़ेगा, यानी कुछ है, मेरे पास है, थोड़ा सा है लेकिन यूज़फुल है, अ फ्यू का यूज़ उसको करना है। आई रीड अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू बुक्स मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। आई रीड एट लीस्ट सम बुक्स, ऐसा अर्थ होता है मैंने कुछ संख्या में किताबें पढ़ी हैं। लेकिन नेगेटिव अर्थ नहीं देता, अ फ्यू नेगेटिव अर्थ नहीं देता। अ फ्यू का अर्थ है कि हाँ मैंने थोड़ा सा किया है। अब इसी को देखें द फ्यू। द फ्यू मतलब कुछ तो है
और वो पूरा का पूरा। ये दोनों सेंस में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। कुछ आपके पास है लेकिन आपके लिए पूरा है और आपने उसको पूरा का पूरा यूज़ कर लिया तो ये पॉजिटिव है। कुछ है और आपने उसको पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, बाद के लिए नहीं बचा है, तो ये तकलीफ़दायक है। तो ऐसे आप सेम जैसा आपने अभी लिटिल में देखा था वैसा ही है। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितनी थोड़ी किताबें मेरे पास थी वो मैंने पढ़ ली। सेम सेम लिटिल जैसा है लेकिन वहाँ पर काउंटेबल नाउन लगेगा। आगे देखते हैं ऑल और होल का अंतर। अभी तक हम पढ़ते आए हैं ऑल मतलब भी सब होता है, होल मतलब भी सब होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल मतलब सब, क्लास में जितने बच्चे हैं सब, और होल मतलब भी सब लेकिन पूरे स्कूल में जितने हैं, समूचा, सब का सब, उसके लिए होल लगता है। यानी शुरू से आखिरी तक सब, उसके लिए आपको होल लगाना है, और नॉर्मल सब के लिए आपको ऑल लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द बुक्स वर ओल्ड, सभी किताबें पुरानी थी। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, सभी धन खर्च किया जा चुका था। यहाँ सब, सब के नॉर्मल अर्थ के लिए यहाँ पर हमने ऑल लगाया। अब देखते हैं होल। होल का अर्थ होता है संपूर्ण, समूचा, कंप्लीट। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड विथ क्लॉथ, उसका संपूर्ण शरीर वस्त्रों से ढका था। संपूर्ण, इसके लिए आपको होल लगाना है। होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है, और कभी कभी होल के साथ आप ऑफ लगाते हैं जब आप प्रॉपर नाउन के साथ इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे द होल ऑफ रायपुर, पूरे रायपुर का, तो यहाँ ऑफ लगा। और अगर आपको कॉमन नाउन है आपका क्या, शहर, तो द होल टाउन, यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा। तो ये आपको नाउन में ध्यान रखना है, कॉमन नाउन के पहले आपको ऑफ, यदि आप होल यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ नहीं लगाना है, और अगर आप प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑफ लगाना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ईच एंड एवरी। देखिए, आपको याद रखने के लिए मैं एक नॉर्मल सा आइडिया बताती हूँ कि ईच मतलब होता है हर एक, और एवरी मतलब भी होता है हर एक। लेकिन ईच जब आप यूज़ करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और आपको एक या एक समूह में से प्रत्येक बताना। जैसे मैं आपकी क्लास में बैठी हूँ और उसमें से मैं बोलती हूँ कि प्रत्येक के लिए, तो क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उनमें से हर एक के लिए, यानी एक संख्या होगी बच्चों की, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, कोई तो एक संख्या होगी। तो उनमें से अगर किसी को प्रत्येक बोलना है मेरे को, तो मैं ईच लगाऊंगी। ईच स्टूडेंट हैज़ पेन, ठीक है। लेकिन अगर ईच के साथ आप ऑफ लगाते हैं तो वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का अर्थ देता है, प्लूरल का अर्थ देता है ना। ईच यहाँ वैसे ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, यानी हर एक, तो एक एक हुआ। लेकिन अगर आपको प्लूरल बताना है, आप सबके ग्रुप में से, 20-50 के ग्रुप में से, तो वहाँ पर मैं ईच के साथ ऑफ लगाऊंगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक, स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, ठीक है। लेकिन ईच आप ध्यान में रखिए लिमिटेड होता है, लिमिटेड संख्या होगी। क्लास के स्टूडेंट लिमिटेड होंगे, नगर के नागरिक लिमिटेड होंगे, 20-50 लाखों में हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड होगी एक संख्या। परंतु एवरी जब आप यूज करते हैं तो एवरी लिमिटेड नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं हर गुरुवार मंदिर जाती हूँ, हर गुरुवार चलता है, चल रहा है कंटिन्यूअसली, अनलिमिटेड है, तो वहाँ पर आपको एवरी लगाना है। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, यहाँ पर आप क्लास न लेकर के अगर वर्ल्ड लें, कंट्री लें, तो कंट्री या वर्ल्ड जिसमें बहुत से बॉय होंगे, अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको एवरी लगाना होगा। यदि आप दो के बीच में बात कर रहे हैं, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, हर दो लड़की के बीच एक लड़की खूबसूरत है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दोनों ही लड़कियां खूबसूरत हैं। हर दो लड़की के बीच एक लड़की खूबसूरत है, यानी हर दो लड़की के बाद एक खूबसूरत है, तो एवरी। और दोनों ही यानी हर एक अलग अलग खूबसूरत हैं, तो वहाँ पर ईच लगेगा। ईच का प्रयोग ऐसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसकी संख्या सीमित होने की आशा हो। जैसा अभी मैंने आपको कहा, प्रत्येक विद्यार्थी को इनाम दिया जाएगा, तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एक सीमित ही होगी। और एवरी जो है वो असीमित, जिसकी सीमितता आप निर्धारित नहीं कर सकते। अगला है मच और मैनी, दोनों का ही यूज़ बहुत के लिए होता है। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं आप, और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज,
यहाँ पर देखिए मनी, हम जनरली मनी को अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर मच लगेगा। हैव यू मच मनी, क्या आपके पास अधिक पैसा है? यहाँ भी मनी के साथ आपने मच लगाया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत के अर्थ में दोनों ही लगता है। मैनी का संख्या का बोध कराने के लिए और मच का मात्रा का बोध कराने के लिए। अगला है नो। नो जैसा कि आपको पता है, नो का मतलब होता है नहीं, यानी किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति बताने के लिए आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। शी हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। आई एट नो चिप्स, मैंने कोई भी चिप्स नहीं खाया है। अब नो भी देखिए आप, जैसा मैंने कहा है कि व्यक्ति के लिए आप वन लगाइए और वस्तु के लिए थिंग, यानी आई फाउंड नो वन देयर, मैंने वहाँ किसी को नहीं पाया। आई फाउंड नथिंग देयर, मैंने वहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं पाई। तो ये आप ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। एक और वर्ड है नन। नन का मतलब होता कुछ भी नहीं है। मुझे दूध की आवश्यकता थी पर घर में कोई नहीं था। आई नीडेड सम मिल्क बट देयर वॉज नन इन द हाउस। जनरली ये व्यक्ति के लिए यूज़ होता है और आप इसको थिंग के लिए कहीं कहीं पर कर सकते हैं, मगर मोस्टली आप इसको व्यक्ति के लिए ही यूज़ करें। यहाँ कोई नहीं आया, नन हैज़ कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूजेस आपको समझ में आए होंगे, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुछ एक्सरसाइज नीचे मैंने लिखे हैं और मैं चाहूँगी कि इसको आप खुद से बनाइए, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है मुझे कमेंट करें, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी और मुझे बनाकर भी आप भेज सकते हैं। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको थोड़ी भी काम की लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।